तो बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग साइज के बारे में स्टडी कर रहे थे और साइज के बारे में हम लोग डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं ए ब्लॉक का हल्का सा मैं आपके साथ रिकैप कर दे रहा हूँ ए ब्लॉक के बारे में, ताकि उसको आप दोबारा से सुन लो। ठीक है, तो ध्यान देना जब ए ब्लॉक का बात करते हैं, ठीक है, तो ए ब्लॉक में दो पार्ट होता है, एक होता है लैंथेनाइड्स और एक होता है एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो लैंथेनाइड सीरीज लैंथनम एलिमेंट के बाद स्टार्ट होता है। लैंथनम एलिमेंट के बाद क्या होता है, चलो उसके बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लैंथनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 57 होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, यानी लैंथेनाइड सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट क्या होगा, सीरियम। ठीक है, अब ध्यान देना इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। तो 58 से लेके 71 तक आपका लैंथेनाइड सीरीज कहाँ से चलेगा, 58 से लेकर 71 तक चलता है। तो जब 58 से लेकर 71 तक आप मूव करोगे तो सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो उसमें देखोगे तो ध्यान देना कि सारे के कॉन्फ़िगरेशंस में आप दिख रहा होगा कि जनरली सब में क्या हो रहा है, एफ ऑर्बिटल का फिलिंग हो रहा है, एफ ऑर्बिटल का फिलिंग हो रहा है। यानी 58 से लेकर 71 तक में आपका आउटर मोस्ट एस में ऑलरेडी फिलअप हो चुका है। तो आउटर मोस्ट एस में पहले फिलअप हो चुका है, उसके बाद क्या हो रहा है, अंदर वाले एफ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अंदर वाले एफ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे एफ में इलेक्ट्रॉन चला गया है। ठीक, तो वही चीज समय हुआ है, वही चीज आपको लिखा हुआ है। जैसे सब 58 से लेकर 71 मूव करते हो तो आपका 4f का फिलिंग होता है कंटिन्यूअसली विद सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहाँ कहाँ तो मार्क किया हुआ है, एक 58 में एक्सेप्शन होगा, एक 64 में एक्सेप्शन होगा। ठीक है, जहाँ पे छोटा सा मतलब एफ के अलावा डी में भी इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, तो ये आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले सीरीज में मैं डाल चुका हूँ एक्सेप्शन जो है, उसको देख लेना एक बार। ठीक है, ध्यान देना जो 4f का जो अब आपको पता है कि 4f का पोर सीलिंग होता है, तो जैसे से आप एफ में इलेक्ट्रॉन डालोगे उसके साथ साथ क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी जाएगा। अब न्यूक्लियस का प्रोटॉन क्या होगा, उस न्यूक्लियस से प्रोटॉन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एफ का इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आउटर मोस्ट एस यानी आउटर मोस्ट जो 6s है उस पर क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, उस पर अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो जैसे आप 58 से 71 तक मूव करोगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो क्या होगा, साइज घटना चालू हो जाएगा, साइज घटना चालू हो जाएगा। तो ये 58 से लेकर 71 तक का जो साइज डिक्रीज होता है, इस क्यूमुलेटिव डिक्रीज को बोला गया है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको बोला गया है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये मतलब 58 से लेकर 71 तक का जो ओवरऑल डिक्रीज है उसको बोला गया है। बीच में साइज बढ़ घट सकता है, बीच में आपका साइज कहीं कहीं कांस्टेंट हो सकता है, कहीं पे इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो मेटालिक रेडियस में सम एक्सेप्शन हो सकता है। ठीक है, तो मैं जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड में यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ये बोला गया है ओवरऑल डिक्रीज को। ओवरऑल डिक्रीज का मतलब आप 58 को देखोगे और फिर देखोगे 71 को, बीच में नहीं देखना है, बीच में कभी कभी साइज कांस्टेंट होगा और कहीं कहीं साइज का इंक्रीज भी हुआ था, कहीं कहीं साइज का इंक्रीज भी हुआ था। ठीक है, तो साइज का इंक्रीज किस में हुआ था, तो यूरोपियम एक एलिमेंट होता है यूरोपियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 63। ठीक है, तो इसका जो साइज होता है, इसका साइज यहाँ पे साइज होता है इंक्रीज, इस पॉइंट पे आपका साइज क्या हुआ था, चलो इंक्रीज होगा, यहाँ पे साइज क्या है, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इन मेटालिक रेडियाई देयर आर सम एक्सेप्शन, तो उसके लिए हम अगले अगले पेज पे टेबल दिया हुआ है, टेबल हम लोग देख लेंगे। लैंथेनाइड से बोला गया है कि यूरोपियम का जो साइज होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, कितना होता है, 199 पिकोमीटर, 199 पिकोमीटर। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग को है। अब ध्यान देना जो हम बात कर रहे हैं साइज का, तो साइज में एक्सेप्शन मेटालिक रेडियस में होता है, मेटालिक रेडियस में होता है। अगर सारे का आनिक रेडियस निकाला जाए, यानी सारे लैंथेनाइड्स का +3 सेट जो कि एग्जिस्ट करता है उसको तुम देखोगे तो उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ समझाया हुआ है कि अगर आप बात करते हो आनिक रेडियस का, ठीक है, तो +3 स्टेट यानी सारे लैंथेनाइड का जब +3 स्टेट का तुम रेडियस निकालोगे तो उसमें एक कॉन्टिन्यूसली घटेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी लगातार क्या होगा, घटेगा। यानी +3 स्टेट में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। क्यों, क्योंकि +3 स्टेट का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट एस का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, तो सारे एस का जब इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाएगा तो जो पोअर सीलिंग का जो इम्पैक्ट है आउटर सेल पे वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो आपको दिखेगा नहीं तो क्या होगा, आपको लगातार साइज जो घट रहा है वो घटेगा, यानी कोई एक्सेप्शन इसमें अराइज नहीं होगा। यानी आपको सिंपली याद रखना है कि मेटालिक रेडियस में एक्सेप्शन हो सकता है, बट +3 स्टेट के रेडियस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। अब ध्यान देना आपको, ठीक है, तो ये हो गया आपका लैंथेनाइड्स।
ठीक, तो आई थिंक लैंथेनाइड सीरीज का टेबल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं। अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं हम लोग एक्टिनाइड सीरीज का, ठीक है, तो देखो लैंथेनाइड सीरीज का जो मैं बात कर रहा था उसका यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ आपको समझाया हुआ है। तो इसमें इस ग्राफ में आपका +C स्टेट लिया गया, +3 स्टेट को लिया गया, +3 स्टेट को लिया गया है, ठीक। तो +C में देखा गया है कि लैंथेनम से लेके ल्यूटेनियम तक साइज का क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज हुआ, कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज हुआ है विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका है। अब ध्यान देना, तो लैंथेनाइड्स आपको समझ में आ गया। तो लैंथेनाइड के जैसे ही अगला अगला उसका सीरीज क्या होता है ब्लॉक का, तो उसको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। क्या बोलते हैं चलो, हम बोलते हैं उसको एक्टिनाइड्स, ठीक। तो हम एक्टिनाइड्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, तो एक्टिनाइड्स का बात करेंगे तो ध्यान देना, चलो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को समझ में आ चुका है। तो कभी कभी क्या होता है, क्लास 12 में, 11th में नहीं, क्लास 12 में एक क्वेश्चन पूछता है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, ठीक है, तो उसको हम जान लेते हैं। अभी सुन लो, अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी को, इससे परेशान नहीं होना है, बस अभी इसको सुन लो, ठीक है। तो इसको ऐसा आप सोच सकते हो कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कारण आपका जो डी 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 ग्रुप डी सीरीज होता है, तो 4D और 5D का साइज क्या होता है, नियरली सेम हो जाता है। 4D और 5D फैमिली का साइज क्या होता है, नियरली सेम हो जाता है। उसमें इवन एक्सेप्शन भी हो जाता है। एक्सेप्शन कहाँ था, तो जर्कोनियम हॉफनियम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जर्कोनियम हॉफनियम का साइज क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या जर्कोनियम बड़ा हो जाता है, जर्कोनियम बड़ा हो जाता है। ऑल्दो जर्कोनियम ग्रुप में ऊपर आएगा, तो हमको पता है कि जैसे आप ग्रुप के नीचे आते हो तो साइज बढ़ना चाहिए, बट जर्कोनियम हॉफनियम में क्या एक्सेप्शन होता है। तो इसका रीजन भी क्या हो जाएगा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, या इसको बोल सकते हो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को एक और क्या बोल सकते हैं, 4F का पुअर शील्डिंग, 4F का पुअर शील्डिंग, 4F इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग, ठीक है, ये इसका मेन रीजन है, ठीक। ये हम ऐसे सोच सकते हैं। अब ध्यान देना, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। अब देखो यहाँ पे ये जो साइज ऑलमोस्ट क्या 159 160 ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है। सिमिलरली 4D अगर मान लेते हैं 4D सीरीज का साइज है और ये 5D सीरीज का साइज है, तो हम क्या बोलते हैं दोनों साइज क्या होता है, नियरली सेम हो जाता है। तो 4D और 5D फैमिली का जो जो सेम ग्रुप का एलिमेंट्स है उसका साइज क्या होता है, नियरली सेम हो जाएगा। अगर साइज नियरली सेम हो जाएगा तो क्या होता है कि जो एटम सिमिलर साइज का होता है वो साथ में ऑकर करता है, जो एटम सिमिलर साइज का होगा वो हमेशा एक साथ ऑकर करता है, ठीक है। तो अगर एक साथ ऑकर करेगा, इसको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 4D फैमिली और 5D फैमिली का जो सेम ग्रुप का एलिमेंट्स है उस वो हमेशा एक साथ ऑकर करेगा और उनका सेपरेशन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी में। जब मेटलर्जी में पढ़ाऊंगा तो हम बताऊंगा कि कुछ एलिमेंट का सेपरेशन डिफिकल्ट होता है, क्यों, ड्यू टू सिमिलर साइज। तो यहाँ पे किसका मैं बात करूंगा, तो इसका मैं बात करूंगा 4D फैमिली और 5D फैमिली का सेम ग्रुप का बोलने का मतलब है कि मान लो कि जर्कोनियम है तो जर्कोनियम हॉफनियम के साथ होकर करेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं NB है तो NB और T है टैंटलम, दोनों एक साथ होकर करेगा, तो ये दोनों एक साथ होकर करेगा, जर्कोनियम हॉफनियम एक साथ होकर करेगा, ठीक है। अगला जो फैमिली है, ठीक है, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन एक साथ होकर करेगा, एक साथ होकर करेगा। तो इन इन सबको आपस में सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आपका मेटलर्जिकल ऑपरेशन का जो कॉस्ट होता है काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये भी एक लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस में काउंट कर सकते हैं हम लोग। अब क्या होता है, जैसे आप लैंथेनाइड फैमिली मूव करते हो फ्रॉम लैंथम टू ल्यूटेनियम, यानी 57 से लेके 71, या ज्यादा बेटर बोल सकते हो 58 से लेके 71, ठीक है। तो क्या होता है, साइज जो होता है डिक्रीज करता है, किसका, आयनिक साइज डिक्रीज करता है। तो जैसे आप मूव करते हो लैंथेनम से लेके ल्यूटेनियम तक, तो इनका आयनिक साइज क्या होता है, घटता जाता है। क्या होता है चलो, ये डिक्रीज कर रहा होता है। तो आयनिक साइज डिक्रीज करेगा, तो आप लोग को केमिकल बॉन्डिंग में टर्म में पढ़ाऊंगा, ठीक है। फजन स्टूल आप लोग पढ़ोगे, फजन स्टूल यहाँ नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप सुन लो। तो जैसे आप लैंथेनम से ल्यूटेनियम तक मूव करोगे
तो पॉइंट मेरा क्या है कि आपका आयनिक साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। आयनिक साइज क्या होगा, चलो घटेगा। तो अगर आयनिक साइज घटेगा इसका मतलब क्या होता है, उसके कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आयनिक रेडियस घटेगा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे ही समझाया हुआ है कि किसी भी लैंथेनाइड फैमिली का जो हाइड्रोक्साइड होता है, तो जनरली क्या होता है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। जनरली क्या होता है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कि जब इनके बेसिसिटी का मैं बात कर रहा हूँ, तो लैंथनम हाइड्रोक्साइड से लेकर ल्यूटेनियम हाइड्रोक्साइड तक का मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि जैसे आप लैंथनम से लेकर ल्यूटेनियम तक मूव करते हो तो इनके हाइड्रोक्साइड का बेसिसिटी डिक्रीज करता है। तो हाइड्रोक्साइड का बेसिस डिक्रीज करने का लॉजिक क्या होता है कि लैंथनम से लेकर जब ल्यूटेनियम तक मूव करते हो तो आपका जो रेडियस है, जो आयनिक रेडियस है, क्या हो रहा है, घट रहा है। रेडियस घटेगा तो क्या होगा, उसके अंदर का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर को शॉर्ट में लिखा हूँ सीसी। सीसी का मतलब होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है क्या हो रहा है, चलो तो वो इंक्रीज करेगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, आपका बेसिसिटी क्या होता है, आपका बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आपका बेसिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए वरीड मत होना, ये आगे और ज्यादा बेटर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप केमिकल बॉन्डिंग मूव करोगे वो चीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी चीजें समझ चुका है। सिमिलरली अगर बात करेंगे हम लोग एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में ध्यान देना, एफ ब्लॉक में एक और फैक्टर आता है। एफ ब्लॉक में एक और मतलब एक और फैमिली आता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्टिनाइड्स। क्या बोलते हैं, चलो हम बोलते हैं उसको एक्टिनाइड्स। तो ध्यान देना, और में एक्टिनाइड्स का हम बात कर रहे हैं तो एक्टिनाइड, ठीक है, तो एक्टिनाइड सीरीज का टेबल यहाँ पे दिया होगा ऊपर में। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्टिनाइड्स का टेबल दिया हुआ है। तो एक्टिनाइड सीरीज जो स्टार्ट होता है किससे, थोरियम से। स्टार्ट कहाँ से होता है चलो, थोरियम से। तो थोरियम से स्टार्ट होगा ये, और खत्म कहाँ होगा, तो लॉरेंशियम में। इसका नाम एक्टिनाइड इसलिए होता है क्योंकि एक्टिनियम, ये एक्टिनियम एलिमेंट है, उसके बाद इससे स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, अब ध्यान देना, तो जिस तरह से लैंथेनाइड सीरीज में साइज घटता है, सिमिलरली क्या होगा, एक्टिनाइड सीरीज में भी क्या होगा, जैसे से आप 90 से लेकर 103 तक मूव करोगे, जैसे से आप 90 से 103 तक मूव करोगे तो भी आपका साइज क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, साइज आपका डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होने का लॉजिक क्यों है, क्योंकि यहाँ जब यहाँ पे 90 से लेकर 103 तक आप जा रहे हो तो यहाँ भी 5 का फीलिंग होगा। किसका फीलिंग होगा, चलो तो 5f ऑर्बिटल का फीलिंग होगा। ठीक है, जैसे जैसे 90 से लेकर आप 103 मूव करोगे तो आपका 5f ऑर्बिटल का फीलिंग हो, 5f सबसेल का फीलिंग होना स्टार्ट होता है। ठीक है, विद सम एक्सेप्शन, एक्सेप्शन तो होगा उसमें। ठीक है, तो कहीं के एक्सेप्शन में डी इलेक्ट्रॉन आ जाता है, कहीं कहीं डी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना, जब 5f का जब फीलिंग होगा तो हमको पता है कि 5f का इलेक्ट्रॉन का ही पोर सीलिंग होता है, जिस तरह से 4f का इलेक्ट्रॉन का पोर सीलिंग होगा उस तरीके से क्या होगा, आपके 5f इलेक्ट्रॉन का भी क्या होगा, पोर सीलिंग होगा। ठीक है, पोर मतलब क्या है, इसका सीलिंग और ज्यादा पोर होता है, तो यहाँ पे इसलिए वर्ड लिखा हुआ है वेरी पोर सीलिंग, मतलब और ज्यादा खराब है सील्ड करेगा। ठीक है, इवन इवन ग्रेटर देन 4f, यानी 4f का जो सील्डिंग पोर होता है उससे भी ज्यादा पोर किसका होता है, 5f का होता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जैसे से आप 90 से लेकर 103 तक आप मूव करते हो ना, जैसे से आप 90 से लेकर 103 तक आप मूव करोगे, यहाँ से यहाँ तक जब मूव करोगे आप, ठीक है, तो आपका क्या होगा, साइज घटना स्टार्ट होगा, साइज घटना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जैसे आप थोरियम से लेकर थोरियम से स्टार्ट करोगे और मूव करोगे लॉरेंशियम तक, तो आपका साइज में डिक्रीज दिखेगा, साइज में आपको डिक्रीज दिखेगा। और इस डिक्रीज को नाम दिया गया है, और नाम होता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लैंथेनाइड के जो साइज का डिक्रीज था उसके लिए नाम था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सिमिलरली एक्टिनाइड फैमिली में जो साइज का डिक्रीज हो रहा है, एक्टिनाइड फैमिली में जो साइज का डिक्रीज हो रहा है उसके लिए टर्म दिया गया है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और आप ध्यान देना कि जब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ये ज्यादा ग्रेटर होता है, इसका एक्सटेंड ज्यादा ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो लिखा हुआ है एक्सटेंट ऑफ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये रहा सारा एफ ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक का साइज, उसका इम्पैक्ट हम लोग क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट मेरा फोकस रहेगा एस ब्लॉक।
ठीक है। एस ब्लॉक, तो ध्यान देना, एस ब्लॉक का अगर फोकस करते हैं बच्चे लोग तो आप लोग इसको अच्छे से सुनना है इस चीज को। एस ब्लॉक में क्या क्या होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है। तो ध्यान देना, पहले बात करें मेटालिक रेडियस का। मेटालिक रेडियस मतलब मेटल के रेडियस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक। तो अगर देखो ध्यान से, तो एस ब्लॉक में एलिमेंट क्या क्या होता है, तो ग्रुप 1 का बात करें तो क्या लिथियम होता है, फिर सोडियम है, फिर क्या पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, और फिर क्या सीजियम है। ये ग्रुप 1 का बात कर रहे हैं। इनका जो रेडियस है पिकोमीटर्स में आपको लेफ्ट में लेफ्ट में लिख के दिखाया हुआ है। जैसे लिथियम के लिए 152 है, सोडियम के लिए 186 है, ठीक है। पोटेशियम के लिए क्या है 227 है, रुबिडियम का 248 है, और सीजियम का 265 है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। सिमिलरली अगर बात कर रहे हैं हम लोग ग्रुप 2 का, तो ग्रुप 2 का एलिमेंट क्या क्या होता है बच्चों लोग, तो ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम, ठीक। और इनका साइज राइट में लिखा हुआ है, तो पिकोमीटर्स में समझाया हुआ आपके लिए। तो ये हो गया आपका बेरिलियम का, उसके बाद क्या यहाँ पे है, तो ये हो गया मैग्नीशियम का, फिर यहाँ पे क्या होगा चलो, ये होगा कैल्शियम का, ये साइज जो किसका होगा, स्ट्रोंशियम का 215 है, बैरियम का क्या है 220, 222 है, मतलब 222, ठीक है, पिकोमीटर्स में। तो ये हो गया आपका साइज के बारे में आपको पता चल गया। तो अब देख रहे हो कि नीचे आने से साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लिथियम से लेके अगर सीजियम तक मूव कर रहे थे, तो लिथियम से लेकर सीजियम तक क्या हो रहा है, आपका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज किया। सिमिलरली अब बेरिलियम से लेकर बैरियम तक बात कर रहे हैं, बेरिलियम से लेकर बैरियम तक मूव करोगे तो फिर क्या हो, साइज आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें होता है, पहला क्वेश्चन मेरा कि अगर ठीक है, मतलब ग्रुप 1 का साइज नीचे बढ़ेगा, पता है हमको, चला गया, ठीक है। ग्रुप 2 का साइज भी नीचे ऐसे बढ़ता है, समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 को दोनों को एक साथ मिला दे, दोनों को एक साथ मिला दिया जाए और बोला जाए कि साइज को कंपेयर करके बताओ, साइज को कंपेयर करके बताओ, दोनों को अगर मिला के पूछेगा ना साइज को कंपेयर करना है, तो यहाँ देखो ऑर्डर समझाया हुआ है। तो सबसे बड़ा साइज किसका, सीजीएम का, देखो यहाँ पे 265। तो यहाँ पे उसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ट्रिक क्या है, देखो सबसे बड़ा साइज सीजीएम का है, सीजीएम रुबिडियम भी पोटेशियम है, तो हमें एरो ड्रॉ किया हूँ, जो बड़ा है उसकी तरफ एरो मूव कर रहा है। तो देखोगे यहाँ पे सबसे बड़ा सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, और उसके बाद क्या होगा, उसके पोटेशियम के बाद होगा बैरियम, ठीक। फिर क्या होगा, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर लिथियम, और फिर बेरिलियम। तो आपको दिख रहा होगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है ना, इसको एक साथ कैसे अरेंज करोगे, तो बहुत सिंपल तरीका है। आप ग्रुप 1 का एलिमेंट का सारा लिख लेना, आप ग्रुप 1 एलिमेंट को लेफ्ट में लिख लेना, और ग्रुप 2 का एलिमेंट को राइट में लिख लेना, ठीक है, एक साथ सीक्वेंस में। अब क्या करना, तीन तीन एलिमेंट का एन बनाना, एन कैप, आप इंग्लिश का लेटर याद है ना, एन, तो हम एन को ड्रॉ कर रहे हैं, तीन एलिमेंट को लेके एन ड्रॉ करेंगे। तो देखना ऐसे, देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक एन दिख रहा होगा, एन, यहाँ पे एन दिख रहा होगा, एन, एन दिखा होगा आपको। तो तीन एलिमेंट को लेके एन बना लेंगे हम लोग, और उसके बाद एम बनाएंगे, एम, एन के बाद क्या बनाएंगे, एम बनाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ, देखो यहाँ पे एक एम बना हुआ है, ठीक है। तो आप एन एम ड्रॉ करके आप इसको अरेंज कर सकते हो। मतलब अगर बोल दिया कि दोनों को अरेंज करना है एक साथ, तो इसके लिए ट्रिक रहेगा, आप तीन एलिमेंट का एन एन बना लेना, उसके बाद एक एम ड्रॉ कर देना, ठीक है, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये पहला चीज था। तो अगर दोनों ग्रुप 1 ग्रुप 2 का एलिमेंट को दोनों को अगर एक साथ अरेंज करने बोला जाए, तो आप उसको ऐसे अरेंज कर सकते हो, ठीक। अब ध्यान देना, एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, ये क्या है ना, ये लिथियम और सोडियम का जो साइज का गैप है, मतलब जो डिफरेंस है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो 41 लिखा होता है, क्या है, सोडियम पोटेशियम का गैप लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, इसको आप इस चीज को यहाँ पे फोकस करोगे। फोकस क्या करना है आपको, देखोगे कि अगर अगर हम इसको हटा दे, अगर हम सोडियम पोटेशियम को हटा दे, मतलब इसको हटा दे, तो ध्यान देना आपका जो गैप है ना, साइज का जो गैप है, साइज का गैप देखोगे तो यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 17 है। तो लॉजिकली क्या होता है, जैसे आप नीचे मूव करते हो ना, आपका जो साइज है वो साइज बढ़ रहा है, बट साइज का जो गैप है ना वो घटते जाएगा। जो नेचर क्या होता है, साइज का गैप डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है।
आपको ग्रुप 2 में दिख रहा होगा, ग्रुप 2 में देखो 48 गैप है, फिर क्या 37 गैप है, फिर 18 है, फिर 7 है। तो ग्रुप 2 में फॉलो कर रहा है, ग्रुप 1 में भी फॉलो कर रहा है, बट कहाँ फॉलो नहीं कर रहा था? तो फॉलो नहीं कर रहा था आपको सोडियम पोटेशियम में, ठीक है। सोडियम पोटेशियम में गैप अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ जाता है, गैप अचानक से क्या होता है? चलो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आखिर तो कभी कभी क्या होता है ना, गैप आपको अरेंज करने पूछ सकता है, तो गैप का लॉजिक आप याद रखना, जैसे नीचे मूव करोगे आपका जो गैप है वो गैप डिक्रीज करते चला जाएगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में। लेकिन ग्रुप 1 में एक एक्सेप्शन होता है, कहाँ पे एक्सेप्शन होता है बच्चे लोग? तो सोडियम पोटेशियम के बीच में एक्सेप्शन होता है, या इसको ध्यान देना है। तो सोडियम पोटेशियम में एक्सेप्शन क्या होगा चलो? इसका 41 होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोटेशियम का जो साइज होता है, पोटेशियम का साइज अबनॉर्मली हाई होता है, ध्यान देना। होता क्या है कि साइज ऑफ पोटेशियम, साइज ऑफ पोटेशियम, साइज ऑफ पोटेशियम इज अबनॉर्मली हाई। अबे अबनॉर्मली हाई क्यों होता है? तो इसको भी जान लो आप लोग। इसका अबनॉर्मली हाई होने का लॉजिक क्या होता है चलो? ठीक है, अबनॉर्मली हाई होने का लॉजिक ये होता है कि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो अगर पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? आर्गन लिखोगे, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे? 4s1 लिखोगे। तो 4s1 अगर पहुंच गया होता है, इसके 4s के पहले क्या होता था? थर्ड सेल होता है। तो थर्ड सेल में क्या होता है? थर्ड सेल में क्या होता है? 3s3p होगा और 3d भी होगा। तो 3d क्या होता है? वैकेंट रहता है। 3d क्या होता है? वैकेंट रहता है। तो ध्यान देना, पोटेशियम के फिलिंग में आपका थर्ड सेल का जो डी है वैकेंट, ये वैकेंट है। तो ये वैकेंट 3d के कारण, इस वैकेंट 3d के कारण आपके साइज में इंक्रीज हो जाता है। मतलब 3s3p फिलअप हुआ और 3d से पहले क्या हो गया? 4s फिलअप हो गया। तो 3d अवेलेबल है बट वो फिलअप नहीं हुआ है, तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आपका साइज थोड़ा सा, आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा। इस 3d की इस वैकेंसी के कारण साइज आपका क्या होता है? अब नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है पोटेशियम का, ठीक है। ये इंक्रीज कैल्शियम में नहीं देखा जाता बट पोटेशियम में देखा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बच्चों लोग? तो भी ध्यान दो। अगर साइज में अगर अब नॉर्मली इंक्रीज होता है अचानक से, तो उसका इम्पैक्ट ध्यान देना। इसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा, आपको कहाँ पता चलेगा? डेंसिटी में। तो ध्यान देना, जब हम बात करते हैं डेंसिटी का, तो डेंसिटी क्या होता है? जनरली डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है चलो? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। जिसमें मास का टर्म डोमिनेट करता है, जिसमें मास का टर्म डोमिनेट करता है, यानी मास का फैक्टर डोमिनेट करेगा, ठीक। तो नीचे आने से क्या होता है? जैसे आप नीचे आओगे ग्रुप में, जैसे आप एलिमेंट के नीचे आओगे तो आपका क्या होगा? आपका मास क्या होगा? आपका मास बढ़ना चालू हो जाएगा, आपका मास बढ़ना चालू हो जाएगा। तो मास अगर बढ़ेगा, मास अगर बढ़ेगा तो ध्यान देना, तो मास अगर बढ़ेगा तो क्या? डेंसिटी बढ़ना चाहिए, डेंसिटी भी बढ़ना चाहिए। तो डाउन द ग्रुप में आप मूव करते हो, डाउन द ग्रुप में मूव करते हो ग्रुप 1 में, तो नीचे डेंसिटी क्या होना चाहिए? नीचे डेंसिटी आपका बढ़ना चाहिए, नीचे आपका डेंसिटी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। यानी यहाँ से जाओगे तो आपका डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो देखो इंक्रीज किया है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, विथ वन एक्सेप्शन। कहाँ पे? सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शन है, ठीक है। पोटेशियम का डेंसिटी सोडियम से ज्यादा होना चाहिए था, बट वो पीछे चला गया। पीछे क्यों चला गया? तो पीछे से चला गया कि हम लोग जस्ट अभी सीखे थे कि पोटेशियम का साइज क्या होता है? पोटेशियम का साइज क्या होता है? चलो, अब नॉर्मली हाई होता है, अब नॉर्मली हाई होता है। तो अगर पोटेशियम अगर साइज अगर अचानक से बढ़ जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम में अचानक से इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम में अचानक से इंक्रीज होगा तो क्या होगा? उस केस में उसका डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे। बात करना ग्रुप 2 का, तो ग्रुप 2 का नीचे डेंसिटी बढ़ना चाहिए था, तो ग्रुप 2 में एक्सेप्शन होगा। उसको याद कैसे करना मैं बता दे रहा हूँ। तो नीचे बढ़ना चाहिए था, देखो नीचे बढ़ा है, बैरियम का ज्यादा है, फिर स्ट्रोंशियम का है। उसके बाद क्या करना है? कैल्शियम तक डाटा को रिवर्स कर देना। याद करने के लिए मैं टेक्निक बता रहा हूँ, क्या करना? कैल्शियम तक डाटा को रिवर्स कर देना। मतलब आपका होना, आपको लॉजिकली क्या होना चाहिए था? मतलब मास के अकॉर्डिंग सोचते तो क्या होना चाहिए था? नीचे बढ़ना चाहिए था, तो नीचे बढ़ा देना। और फिर क्या करना है? याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली जो होता है उसका क्या करना है? चलो, आप कैल्शियम का डाटा को रिवर्स कर देना, कैल्शियम का डाटा को रिवर्स कर देना। फिर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग से बाद क्या होगा? बैरियम, फिर मैग्नीशियम और कैल्शियम से सिर्फ पीछे हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन पर हम बाद में बात करेंगे, इसका रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कहीं बाद में बताएंगे, क्योंकि इसका रीजन डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर पे, जिसको हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे तो आपको समझा देंगे ऐसा क्यों होता है। तो अभी बस इसको याद करने का तरीका क्या है? नीचे तक बढ़ा देना और कैल्शियम तक का डेटा को आप रिवर्स कर देना, रिवर्स कर देना, आपको याद हो जाएगा कि डेंसिटी कैसे अरेंज करना आपको,
ठीक है, अब ध्यान देना, ये हो जाएगा मेरा एलिमेंट्स के बारे में। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है आयन के बारे में, तो ध्यान देना। तो अगर आयन का रेडियस कंपेयर करना तो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्रुप 1 का आयन क्रिएट करके दिखाया हुआ है, ग्रुप 1 का आयन क्रिएट करके दिखाया हुआ है। तो अपने पास आयन क्या क्या है, आपके पास आयन है, लिथियम आयन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक, रुबिडियम है, सीजियम है। तो आयनिक रेडियस भी क्या हो, नीचे बढ़ेगा, आपको दिख रहा है 76, 102, 138 पिकोमीटर, 152, 167, तो नीचे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो आयनिक रेडियस भी क्या होता है, नीचे आने से बढ़ेगा। सिमिलरली ग्रुप 2 का भी दिया हुआ है, तो ग्रुप 2 का भी देखो रेडियस नीचे आने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो गोल करके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये क्या है, गैप है, एक गैप है दोनों आयनिक रेडियस के बीच में, गैप, ठीक, तो गैप आपको दिखाया गया है। अभी साइनिक रेडियस में काम का चीज क्या पूछता है, तो ध्यान देना, इसमें आपसे पूछेगा कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 को दोनों को एक साथ अरेंज करेंगे तो कैसे साइज को अरेंज करेंगे, मतलब आयनिक रेडियस अगर ग्रुप 1 ग्रुप 2 का हमको कंपेयर करना है एक साथ, तो कैसे कंपेयर किया जाएगा। तो आपको दिख रहा है सबसे बड़ा किसका होगा, सीजियम का, फिर क्या होगा, रुबिडियम, फिर पोटेशियम, और फिर गया बैरियम के पास, फिर गया स्ट्रोंशियम। और यहाँ से थोड़ा सा एक्सेप्शन चालू होता है, मतलब एक्सेप्शन क्या, यहाँ पे जो मेटालिक रेडियस था उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा, मतलब स्ट्रोंशियम के बाद कैल्शियम नहीं होगा, उसका क्या होगा, सोडियम होगा, क्या होगा, सोडियम होगा, और सोडियम के बाद कैल्शियम आएगा, और उसके बाद लिथियम जाएगा, और फिर मैग्नीशियम आएगा, और लास्ट में बेरिलियम होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो एटलीस्ट आपको डाटा यहाँ तक पता होना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ऐसा कोई लॉजिक्स आप नहीं बता पाओगे इसको, ठीक है। तो ये डाटा आपको कम से कम अरेंज आपको पता होना चाहिए कि किसको कैसे अरेंज करना है। यानी देखोगे सोडियम सबसे बड़ा, क्या देखो सोडियम के बाद पोटेशियम कैल्शियम आएगा, उससे छोटा होगा लिथियम, उसके छोटा होगा मैग्नीशियम, और सबसे छोटा होगा बेरिलियम। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए, तो इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, डाटा नहीं याद रहेगा या अरेंजमेंट आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे, तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसमें एक और काम का बात थी, क्या पूछ सकता आपसे, वो भी ध्यान दो, तो भी याद लेना है। आप देखोगे यहाँ पे देखोगे तो कैल्शियम और सोडियम का साइज सिमिलर है, तो रेडियस, तो देखोगे रेडियस ऑफ सोडियम प्लस एंड कैल्शियम प्लस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, कैल्शियम प्लस 2। तो कभी पूछता है कि कौन कौन से आयन का साइज सिमिलर होगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखोगे सोडियम कैल्शियम का साइज सिमिलर है, सिमिलर बात करेंगे, तो लिथियम का साइज और लिथियम का साइज एंड मैग्नीशियम का साइज, मैग्नीशियम प्लस 2 का, ये भी क्या है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये भी आपको ऑलमोस्ट आसपास है, ठीक है। सिमिलर आप चेक करना, आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम और बैरियम, इसका साइज भी क्या नियरली सेम है, तो पोटेशियम और बैरियम का भी साइज क्या है, नियरली, बैरियम प्लस 2 का भी साइज क्या है, नियरली सेम है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कभी का क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी आयन का साइज सिमिलर है, तो वहां पे इसको बोलने में आपको काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा आयनिक रेडियस के बारे में। अब पॉइंट ये आता है कि एक होता है कि अगर अगर आयंस को डाले पानी में, आयन को डाले पानी में तो क्या होगा, ठीक है। तो आयन को डालते हैं पानी में, तो पानी का क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वस मीडियम। तो बोला गया कि एक्वस मीडियम में साइज को कैसे कंपेयर करना है, तो ध्यान ना, जब बात करते हैं एक्वस मीडियम का, जब बात करें एक्वस मीडियम का, एक्वस मीडियम में हम लोग जो कंपेयर करते हैं, तो मान लो कोई भी आयन होता है ना, उस आयन का हाइड्रेशन होता है, ठीक है। हाइड्रेशन होता है तो उसमें वाटर जो होता है, वाटर से इंटरेक्ट करता है, तो वाटर का जो लोन पेयर है उससे इंटरेक्ट करेगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं चलो, इसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा ना, ये जो हाइड्रेशन प्रोसेस है, ये हाइड्रेशन जो प्रोसेस होता है, ये प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज, ये प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज, जितना छोटा होगा उतना हाइड्रेशन बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब वाटर में होते हैं, तो हम साइज का जो बात करते हैं, तो आयन के साइज का बात नहीं कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं पूरा का पूरा इस सिस्टम का, पूरा का पूरा सिस्टम का, यानी मेटल आयन प्लस वाटर को मिला के हम बात करते हैं, मेटल आयन प्लस वाटर को हम मिला के बात करते हैं, ठीक है। तो इस रेडियस का बात करोगे, तो जिसका जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उसका रेडियस उतना ही बड़ा होता है, तो हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही रेडियस ऑफ हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होता है, रेडियस ऑफ हाइड्रेशन भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है।
तो एक्वस मीडियम में अगर बोला जाएगा तो एक्वस मीडियम होता क्या है कि रेडियस का मतलब होता है रेडियस ऑफ हाइड्रेशन, रेडियस का मतलब होता है रेडियस ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर हम ग्रुप 1 का बात करते हैं, अगर हम ग्रुप 1 का बात कर रहे हैं तो सबका चार्ज तो सेम है ना, तो सबका चार्ज सेम है, तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो एक्वस मीडियम में अगर बात करेंगे साइज का, तो सबसे बड़ा साइज होगा लिथियम का, क्योंकि साइज छोटा है तो उसका हाइड्रेशन क्या होगा, उसका हाइड्रेशन मैक्सिमम होता है, उसका हाइड्रेशन मैक्सिमम होता है। यानी जो आप जानते हो, अब जो जाने हो उसका जस्ट रिवर्स कर रहा है, उसका जस्ट रिवर्स कर रहा है। आयनिक रेडियस में लिथियम से छोटा होता है, लेकिन एक्वस मीडियम में लिथियम का साइज सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। एक्वस मीडियम में साइज ऐसा अरेंज करना आपको। सिमिलर ग्रुप 2 का बात करेंगे तो ग्रुप 2 में क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा आयनिक रेडियस में, एक्वस मीडियम में उसका रेडियस सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्वस मीडियम में हम बात करते हैं उस स्फीयर का, यानी जो हाइड्रेशन का जो स्फीयर था उसका रेडियस का बात करें तो सबसे ज्यादा क्या होगा, वो सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, डेटा रिवर्स कर जाएगा, यानी एक्वस मीडियम में इस तरह के सब साइज फॉलो करना है आपको। ठीक है, तो इसके साथ हमारा एस ब्लॉक का सारा फंडामेंटल खत्म होता है।